नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं 14 मार्च 14 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोगों को एग्जाम की डेट पता है और आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और बार बार मैं कहती हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करिए और साथ ही साथ जितने भी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सब्जेक्ट है उनकी शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, उनका रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि वही शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम के पहले हेल्प करेंगे आपको क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों का निर्माण विनियम 2023 किसने जारी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है, जो कि राजस्थान का, ध्यान रखिएगा राजकीय पक्षी है। और देखा जाए उसी के संरक्षण के लिए ये जो है विनियमन जारी किया गया है जिसका नाम है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। ठीक है, विनियम 2023। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं, तो जिन्हें आंसर पता है वो आंसर करिए, जिन्हें नहीं पता है वो आराम से देखें। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान रखिएगा सीईए यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ही द्वारा ये विनियमन जारी किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसने एक मसौदा तैयार किया है। क्या नाम है उसका, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों का निर्माण विनियमन 2023। ध्यान रखिएगा जिस क्षेत्र में ये पक्षियां रहती हैं उस क्षेत्र में एक तरीके से जो विद्युत लाइन बनाई जाती है, जो बिछाई जाती है, उसकी वजह से इनको काफी ज्यादा क्या हुआ है, इनको हानि हुई है, इनकी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान भी दिया था कि जिस तरीके से देश में टाइगर के संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है 1973 से, उसी की तर्ज पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिनकी इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है और ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो इनके भी संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाना चाहिए उसी तर्ज पे देखा जाए। क्योंकि अगर आप लोग देखिए जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, मैंने बताया ये जो पक्षी हैं ये राजस्थान गुजरात के में रहते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत जो है संख्या इनकी महाराष्ट्र कर्नाटक में भी देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो संख्या है वो गुजरात और राजस्थान तक सीमित है। तो अगर आप देखें वो सीमा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान से लगी हुई। और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे जो विद्युत लाइनें बिछाई गई हैं उसमें क्या होता है, उनकी वजह से इनकी बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। क्यों, कभी कभी ये उन विद्युत लाइनों से जो है टकरा जाती हैं या उनके चपेट में आ जाती हैं, तो बड़ी संख्या में जो है उनकी मृत्यु हुई है। जिस कारण से ये एक विनियमन जारी किया गया है कि जो विद्युत लाइनें बिछाई जाएंगी वो किसी शर्तों के साथ, जिससे कि इनका जो है, जिसकी वजह से उनकी जो मृत्यु हो रही है उसको कमी की जा सके। देखिए क्या बात की गई है इसमें, आइए बात करते हैं। इस अधिनियम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के माध्यम से जो विद्युत लाइनों को क्या किया जाए, भूमिगत या फिर ओवरहेड किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। भूमिगत या तो जमीन के नीचे से ले जाओ या फिर ओवरहेड यानी कि इतनी ऊंचाई पे ले जाओ जहां पे ये जो है ये लाइनें इनको छू ना सके या फिर ये किसी तरह से इनकी चपेट में ना आ सके। तो ये कुछ जो है इस विनियमन में क्या किया गया, कुछ शर्तें जारी की गई हैं। देखिए नियम के अनुसार कुछ जो बातें की गई हैं, जहां पे भी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो रहते हैं, जो इनका क्षेत्र है उससे जो गुजरने वाली 33 kV या फिर उससे ठीक है कम की सभी जो विद्युत लाइनें उनको क्या किया जाएगा, जो है भूमिगत किया जाएगा, उनको जमीन के नीचे किया जाएगा। या और फिर एक और बात की गई कि 33 kV से जो अधिक ऊपर वाली जो लाइनें होंगी, ठीक है, वो बर्ड फ्लाइट, ठीक है, डाइवर्ट के साथ ओवरहेड लाइन में होंगी। ठीक है, तो ये अगर आप देखें इसका क्या मतलब है, डाइवर्टर का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये पक्षियों के लिए विद्युत लाइन जो दृश्यता में सुधार करना और टक्कर के जोखिम को कम करना। ठीक है, जैसे कि इनका टक्कर ना हो और इनकी मृत्यु ना हो। अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो मैंने अभी क्या बताया कि राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा है। ऊपर से देखा जाए तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें IUCN की रेड लिस्ट में, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है और इनके संरक्षण को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिएगा आपसे भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने बयान दिया था कि
टाइगर रिजर्व के तर्ज पर प्रोजेक्ट जो हम लोग चलाते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं, उसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट चलाया जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और चूंकि जिस तरीके से इसकी संख्या कम हो रही है, इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली देखिए कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो इनका जो मुख्य अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये घास के मैदान की ये प्रजाति मानी जाती है, जो कि चारागाह पारिस्थितिकी का ये प्रतिनिधित्व करती है। इनकी अधिकतम आबादी, अभी मैंने बात किया, राजस्थान गुजरात तक सीमित है, लेकिन कुछ हमें इनकी संख्याएं महाराष्ट्र कर्नाटक में भी देखने को मिलती है। तो आप ये देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आप तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप इनकी जो है ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेस्ट इंडिया में, जहां पे आपको पाकिस्तान की बॉर्डर आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक स्वयं यानी कि सोशल सेल्फ में गिरावट के मामले में कौन सा देश सूची में सबसे ऊपर है। यानी कि एक तरीके से जो हमारा एक सामाजिक संबंध है, उन सामाजिक संबंधों में जो गिरावट देखने को मिली है, वो किस देश में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए भाई, वो कोई और देश नहीं है, वो हमारा ही देश है, भारत। तो भारत में देखने को मिला है कि जो सामाजिक स्वयं था यानी कि सोशल सेल्फ, वो उसमें गिरावट देखने को मिली है। ज्यादातर आजकल लोग मोबाइल फोन इन्हीं सब में रह जा रहे हैं, समाज से क्या ही लेना देना। तो हमें क्या है, इसमें गिरावट देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए जो आई है, वो आई है मेंटल स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, और ये एक संस्था है स्पेनियन लैब्स, उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संस्था है। इस रिपोर्ट में देखा जाए 64 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक जो थे वो पार्टिसिपेंट, उनका सर्वे किया गया, जो प्रतिभागी थे। और इसमें यह बताया गया है कि जो कोविड-19 महामारी थी, उसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य और साथ ही साथ जो लोगों के आपसी संबंध थे, उस पर काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। तो लोगों के मेंटल हेल्थ के साथ साथ लोगों के जो पारिवारिक संबंध या फिर पारस्परिक संबंध थे, उसमें काफी ज्यादा गिरावट या फिर हानिकारक प्रभाव देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके मेंस राइटिंग के लिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये सब रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आप प्रेफरेंस इन रिपोर्ट का दे सकते हैं, और फिर आपसे पूछा जाएगा भाई इसको आप समाधान दीजिए, ये चुनौतियां तो हमारे समाज में देखने को मिल रही है, तो इन चुनौतियों का समाधान कैसा है, ये आपसे उम्मीद करेगा कि एग्जामिनर। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि चुनौती जान रहे हैं तो समाधान भी आपके पास होना चाहिए। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य गुणांक में जो पाया गया कि जो 300 अंकों के पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य स्कोर में कोविड-19 महामारी में 2 वर्षों में औसतन कितनी गिरावट आई है दोस्तों, 33 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे 33 जो अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हमने बात किया कि सोशल सेल्फ में यानी कि सामाजिक स्वयं में गिरावट के मामले में कौन सा देश सबसे ऊपर है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है भारत, ठीक है, भारत। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपके माइंड में ये आना चाहिए भाई सामाजिक स्वयं क्या होता है। सोशल सेल्फ यानी कि जो एक दूसरे के साथ, जो दूसरे के साथ संबंध बनाना, एक सहानुभूति, एक सिंपैथी रखना, एक कम्युनिकेशन रखना, ये क्या है, हमारे भारत में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि हमारे जो संबंध थे दूसरों के साथ वो कम होते जा रहे हैं, हमारी जो सहानुभूति रखने की जो क्षमता थी वो कम होती जा रही है, जो कम्युनिकेशन था लोगों के बीच में, जो एक संचार था, वो कम होता जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। कारण क्या है, जब से ये कोविड-19 हुआ उसके बाद से इंडियंस में, जो कि भारतीयों में देखा जा रहा है कि संबंधों को लेकर के जो सामाजिक संबंध थे उसमें जो भारतीय है वो काफी ज्यादा असहज होने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो मेंटल है, ठीक है, क्वेसेंट है, उसमें जो स्कोर देखा जाए कितना है, 58.8 पे है भारत का। लेकिन सबसे अगर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई कंट्री यानी कि मेंटल हेल्थ के मामले में कोई कंट्री टॉप पे रहा है दोस्तों, तो वो रहा है तंजानिया, ठीक है। और वहां पे अगर हम देखें कि मेंटल हेल्थ जो है वहां पे कितना स्कोर कर रहा है, 93.6%, ठीक है, 93.6% जो है वहां पे स्कोर है। और इसी के साथ साथ जो तंजानिया ये सबसे ऊपर है। दूसरे पे देखा जाए तो पनामा है, ठीक है। थर्ड पे देखा जाए तो यहाँ पे प्यूर्टो है, फिर यहाँ पे डोमिनियन रिपब्लिक है चौथे नंबर पे। तो ये आप देखने को मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने तो इस रिपोर्ट में बात किया चुनौतियों का। अब आप हमें बताइए ये जो हमारे सामने चुनौती है उसका समाधान क्या होगा। आंसर रिफ्रेम करने की कोशिश करिए और हो सके तो मुझे भी आंसर दिखाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आप लोग भेज सकते हैं, आंसर देख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने
राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की है। तो यानी कि एक सरकार ने जो एक अपने स्टेट के जो एथलीट होंगे, जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनको क्या करेंगे, अवार्ड देंगे, और इसके लिए राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो जितने भी वहां बिहार राज्य में जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे और साथ ही साथ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो खिलाड़ी प्रतियोगिता होगी, जो खेल प्रतियोगिता होगी, उसमें जो राज्य यानी कि ध्यान रखिएगा, जो राज्य के विजेता, जो बिहार से जुड़े हुए जो खिलाड़ी होंगे, जो प्लेयर्स होंगे, जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने अवार्ड जीता है, उनको क्या किया जाएगा, उन खिलाड़ियों को, उन प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने की योजना बनाई है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना। किसने बनाया दोस्तों? बिहार राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है। इसके लिए देखिएगा एक समिति बैठेगी जो कि 9 सदस्य यानी कि 9 मेंबर कमिटी बैठेगी। वो क्या करेगी? इन प्लेयर का क्या करेगी? चयन करेगी। तो खिलाड़ियों का जो चयन है उसके लिए राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? तो जो राज्य खेल प्राधिकरण का महानिदेशक होगा वो उस कमेटी का चेयरपर्सन होगा। ठीक है, मेडल विजेताओं को ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को हर साल होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पे सम्मानित किया जाएगा। जानते हैं, आपको पता ही है 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को हम नेशनल जो है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन बिहार सरकार जो है इन खिलाड़ियों को अवार्ड देगी। कौन सा? राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना। चलिए आप मुझे बताइए कि किसकी स्मृति में हम जो है नेशनल खेल, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, वो हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि NPCDCS, देखिए काफी फुल फॉर्म बड़ा है, हम देख लेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन में, कि तर्ज पर किस राज्य में 164 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो कैंसर से रिलेटेड ये हॉस्पिटल है, कैंसर रोग के जो है उपचार के लिए, और ये किस राज्य में 164 बिस्तरों वाला जो है ये रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है? किसकी तर्ज पर? NPCDCS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये है जो ये मिजोरम है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, 7 सिस्टर्स में से एक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गैर जो है संचारी रोग, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए और उनको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2010 में। प्रोग्राम का नाम क्या है? कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज के लिए नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि NPCDS, ठीक है, इसके तहत किन किन बीमारियों का उपचार किया जा रहा है या फिर किन को रोकने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किन किन डिजीज के तहत जो है, किन किन डिजीज के उपचार के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम के तहत जो कि 2010 में भारत सरकार ने शुरू किया था, इसके तहत क्या है, जितने भी इन रोग जो है इन रोगों के उपचार के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करना, मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको बढ़ावा देना, शीघ्र निदान, तुरंत के तुरंत जो है निदान करना, इसका स्वास्थ्य संवर्धन और अधीर पर केंद्रित है। ठीक है, अगर हम देखें, जैसा कि आपको पता है भारत सरकार की योजना है कि 2025 तक जो है या फिर 2025 तक समय से पूर्व कैंसर से संबंधित जितने भी मृत्यु दर हैं उनको कितने कम करना? 25% तक क्या करना? कम करना। ठीक है, वही हम बात करें NPCDSC की तर्ज पर, ध्यान रखिएगा, इसी के तहत इन्हीं सब जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, इसी लक्ष्य के तहत मिजोरम में 164 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। और ये किसके द्वारा? तो ये देखिए, इसको स्थापित करने के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए एक जीका, ध्यान रखिएगा जीका वायरस मत चले जाएगा, जीका एक जापान की एजेंसी है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जीका, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, उसने इसी परियोजना को, ये जो मिजोरम में परियोजना स्थापित की जा रही है, इसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। कितना? तो 560 करोड़ रुपए का ऋण। ठीक है,
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैंसर हॉस्पिटल जो मिजोरम में बनाया जा रहा है 164 बेड का, वो भारत सरकार और किस देश की एजेंसी के बीच में समझौता हुआ है 560 करोड़ का? तो ये जीका यानी कि जापान की कंपनी, जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको दो चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स, इसके तहत कौन कौन सा? तो हमें 4 डिजीज देखने को मिल रहा है। नॉन कम्युनिकेबल के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2010 में भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि लक्ष्य भी रखा गया है कैंसर से रिलेटेड, और आगे इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के द्वारा जो जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023 का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि केंद्रीय आवास, ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिन महिलाओं ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, ठीक है, उन्हीं महिलाओं के ठीक है, उसी के लिए इसको रेखांकित करने के लिए जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है, उसने विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड यानी कि विंस अवार्ड 2023 क्या किया है, उसकी घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अवार्ड है ये किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए। तो ये मंत्रालय जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको दिमाग में आ सकता है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड कार्यक्रम है। इस पुरस्कार के उद्देश्य की बात करें तो ये पुरस्कार का उद्देश्य जो है 2023, ये महिलाओं के नेतृत्व वाले जो संगठन है, जहाँ पे जिन संगठनों का नेतृत्व महिलाओं ने किया, या महिलाओं के जो है निजी तौर पे जो महिलाएं जो कार्य कर रही है शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में, उनको क्या करना में की गई उनको प्रेरक और अनुकरणीय जो पहल है उसको सेलिब्रेट करना, उसके लिए उनको अवार्ड देना, ठीक है, रिवॉर्ड देना, ये जो है इसका बेसिकली उद्देश्य है। अगर हम बात करें, देखिए भारत सरकार जो है भारत को स्वच्छ करने के लिए एक मिशन चला रही है, जो है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, शहरी। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो शहरी मिशन है, इसको 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और अगर हम देखें वर्तमान में इस मिशन को कितने साल हो गए दोस्तों? 8 साल हो गए। ठीक है, इस मिशन ने देखा जाए महिलाओं को सुरक्षित स्वच्छता और गरिमा प्रदान किया है। वहीं देखा जाए स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका के और कौशल के अवसर भी प्रदान किए हैं इस मिशन ने। तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री, ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो देखिए, जितने भी ये जो योजनाएं हैं, जो मिशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। आजकल तो 2-3-4 दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इनको क्या करिए, क्रम से लगाइए। तो आपको डेट पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए, कहाँ से योजना लागू की गई, किस शहर से की गई, किस जिले से की गई, किस स्टेट से किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसी तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रम में लगाने को आ जाएगा तो देखिए भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट मिशन है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो लगातार चर्चा में है, तो उनको लिखते हुए चलिए, ठीक है। अलग से कॉपी बना लीजिए स्कीम की। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस शहर में भिखारी मुक्त पहल शुरू की गई है? ठीक है, तो उस शहर में देखिए भिखारी मुक्त पहल शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये नागपुर, जो महाराष्ट्र का नागपुर जो है वो वहां पे भिखारी मुक्त पहल शुरू की गई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागपुर का क्या फेमस है, नागपुर किस लिए जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र का नागपुर है, उसे देखा जाए वहां पे एक पहल चलाई गई है जिसका नाम है भिखारी मुक्त शहर। ठीक है, ये एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल की बात करें, देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जो नागपुर सिटी पुलिस है और साथ ही साथ नागपुर नगर निगम है, नगर निगम के जो समाज कल्याण विभाग है, उन लोगों के संयुक्त प्रयास से जो है इस पहल की शुरुआत की गई है। नागपुर नगर निगम ने जो इसके साथ ही देखा जाए एक और भी कार्य उन्होंने किया, जो यहाँ पे जो वहां पे जो बेघर लोग होंगे, ठीक है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होगा, जिनका कोई आश्रय नहीं होगा, आश्रय स्थलों में बेघर लोगों को ठहराने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है नागपुर नगर निगम के द्वारा। ठीक है, तो आप इस सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि कुछ शहरी आंकड़े हैं कि देश में कितनी जो है जो एक तरीके से भिखारी लोग हैं, सर्वाधिक जो है भिखारियों की संख्या किस राज्य में है, तो देखिए एक आंकड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, फिर तीसरे नंबर पे
बिहार आता है। वहीं पे अगर हम टोटल देखें कि इंडिया में कितने हैं, तो यहाँ पे 4,13,670 भिखारी, जिसमें से पुरुषों की कुल संख्या इतनी है और महिलाओं की कुल संख्या इतनी है। तो ये आप देख सकते हैं, आंकड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंकड़े डेटा देखें तो अभी भी डेटा अगर साइड में लिखा करो आप लोग, तो ये सब जब आप आंसर लिखोगे ना और ये सब डेटा डालोगे तो बहुत ही प्रभावशाली आंसर लगता है, ठीक है। एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ कुछ पढ़ाई की है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री छात्रवृत्ति, मैत्री स्कॉलरशिप की घोषणा की है? भाई भारतीय छात्र जाकर के उस देश में पढ़ सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया पे आए हैं, इंडिया के दौरे पे आए थे और इसी दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें से भारतीय छात्रों के लिए भी एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है जिसका नाम है मैत्री स्कॉलरशिप, मैत्री छात्रवृत्ति, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दोस्तों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। और ये जिस तरीके से भारत के दौरे पे आए थे और इसी दौरान उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए, ध्यान रखिएगा, अगले 4 साल, ठीक है, 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए, कि वह जो है 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर रह सकते हैं, वहां पे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके लिए एक स्कॉलरशिप की शुरुआत किया है, मैत्री छात्रवृत्ति, मैत्री स्कॉलरशिप शुरुआत करने की घोषणा की है। मैत्री छात्रवृत्ति की बात करें तो 4 साल तक जो है ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय छात्र हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, एक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति जो है व्यापक मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये जो दोस्ती कार्यक्रम का हिस्सा क्या है, जो कि भारत और जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्या करेगा, उनके बीच सांस्कृतिक संबंधों को, उनके बीच जो है शैक्षिक संबंधों को, सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने का ये कार्य करेगा। योजना के तहत देखिए सब कोई नहीं जा सकता, कुछ ही छात्रों के लिए, यानी कि 45 छात्र के लिए है, जिन्हें सभी शैक्षिक शुल्क को कवर करने के लिए नगद लाभ दिया जाएगा, उनके रहने का खर्च कवर दिया जाएगा, सारी चीजें जो है वजीफा मिलेगा इसी के तहत। तो ध्यान रखिएगा ये मैत्री स्कॉलरशिप जो शुरू की गई है, जिसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये चीज देखिएगा। और थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीजें बात की गई, जैसे कि हम लोगों ने ये भी देखा कि पहला एक विश्वविद्यालय जो है विदेशी जो हमारे इंडिया में कैंपस खोल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने इसी के साथ साथ ये भी घोषणा की कि जिलोंग का जो डीकन विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीकन विश्वविद्यालय वो भारत में अपना शाखा परिषद खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय भी होगा। तो ठीक है, तो भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो यहाँ पे जो है शाखा खोल रहा है भारत में, कौन सा है? डीकन विश्वविद्यालय, डीकन यूनिवर्सिटी। कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मैप को भी अच्छे से देखिए, उसके पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जो है मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया चर्चा में रहा है, क्वाड से रिलेटेड रहा है, कभी हम देख रहे हैं वहां के दौरे पे भी प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पे आए, तो ये सब कारण से ऑस्ट्रेलिया काफी चर्चा में। तो जो चीजें न्यूज रहती है वहीं से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो अच्छे से कवर करिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, कि हाल ही में किस राज्य में H3N2 वायरस से भारत की पहली मौत की रिपोर्ट की गई है? तो देखिए ये वायरस है H3N2 और इससे अभी पहली मौत भी हो गई भारत में, तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। और ये ध्यान रखिएगा किस राज्य में दोस्तों? तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा कर्नाटक के साथ साथ हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, ये केस आया है। तो यहाँ पे 10 मार्च की बात है, कर्नाटक और हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए उपप्रकार, क्या नाम है, H3N2 वायरस के कारण दोनों शहरों में एक एक मौत की सूचना मिली है। इसमें देखा जाए H3N2 से जो मृत्यु का पहला मामला कहाँ पे है? कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है हासन जिला, वहां पे दर्ज किया गया और वहां पे एक 82 जो है वर्षीय व्यक्ति थे, उनकी इससे मृत्यु हो गई। वो डायबिटीज के भी पेशेंट थे, ठीक है। तो देखिए ये जो डायबिटीज के पेशेंट जो थे दोस्तों, वो कोरोना जब कोविड भी जिनको हो रहा था वो भी बड़े प्रभावित थे, तो ये भी डायबिटीज के पेशेंट थे जिससे इनकी मृत्यु हुई है जिनकी। यहाँ पे बात करें H3N2 वायरस की, तो ध्यान रखिएगा ये इन्फ्लुएंजा का एक उपप्रकार है और ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये किसका कारण बनता है? तो ये श्वसन जो है संक्रमण का कारण बनता है। इसके लक्षण देखिए क्या है, ये फ्लू जैसे ही लक्षण, जैसे कि खांसी आना, बुखार आना, बॉडी पेन करना यानी कि शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, गले में खराश, ये सब शामिल है, ठीक है। इस इन्फ्लुएंजा वायरस के देखिए 4 अलग अलग प्रकार भी हैं, A, B, C, D, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए को आगे विभिन्न उप प्रकारों में भी वर्गीकृत किया गया, उनमें से एक कौन है दोस्तों? H3N2, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस इंपॉर्टेंट है। आप कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि ये जो है पहला मामला कहाँ किस राज्य में आया है, इस तरह भी, तो ये क्वेश्चन उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि ये वायरस जो है किसको किसको प्रभावित करता है। तो ये वायरस ज्यादातर जो है या तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो या फिर 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको संक्रमित कर रहा है। और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी बहुत आसानी से ये वायरस क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखिएगा, इनके जो है उपप्रकार ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले एक देश एक चालान का प्रयोग किया गया है। तो ये एक देश एक चालान का प्रयोग, वन नेशन वन कार्ड का है ना कॉन्सेप्ट, वही है कि एक देश एक चालान का प्रयोग जो किया गया है वो किया गया गुजरात में किया गया। ठीक है, गुजरात में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वन नेशन वन चालान पहल का उद्देश्य देखिए क्या है, जो कि गुजरात में किया गया। जो ट्रैफिक पुलिस है और जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है जैसे संबंधित एजेंसियों को ट्रैफिक जुर्माना, डेटा ट्रांसफर के निर्बाध संग्रह के लिए एक मंच पर क्या करना, एकीकृत करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, ये जो पहल है ये शुरू की गई सड़क परिवहन और जो है राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, वन नेशन वन चालान पहल। ठीक है, और ये एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया है मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जो कि क्या करेगा, जो सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, जो नेटवर्क है उसके माध्यम से जो कोई भी अगर यातायात का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, उनको क्या करना, उनके रिकॉर्ड को लगा लेना, उनका पता कर लेना। ठीक है, उससे संबंधित अगर किसी ने यातायात का उल्लंघन किया है तो जिस तरीके का उल्लंघन किया उस पर किस तरीके का जुर्माना लगना चाहिए, कौन सी जुर्माना राशि होती है, उसी के हिसाब से क्या करना, एक ई चालान उत्पन्न कर देना। और फिर जो कोई भी जिसने भी यातायात का उल्लंघन किया है उसके मोबाइल पर भैया भेज देना कि तुम्हारे पे ये जुर्माना लगा है, जल्दी से ये करो, नहीं तो फिर तुम्हारे पे उचित कार्यवाही की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक देश एक चालान का प्रयोग किया गया है ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए भाई आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा 20 परामर्श श्रृंखला कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो यूथ 20, ठीक है, परामर्श श्रृंखला का कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है, कहाँ किया है दोस्तों, पुणे में किया है। ठीक है, पुणे में किया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा 20 परामर्श श्रृंखला कार्यक्रम का पुणे में उद्घाटन किया है। ये पुणे के जो लवाले में, ठीक है, ये क्षेत्र है लवाले, वहां पे सिम्बोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में चौथी वाई विमर्श बैठक का शुभारंभ करते हुए देखिए उन्होंने क्या बातें की कि Y20 बैठक युवाओं, ठीक है, जो ये Y20 यानी कि यूथ 20 बैठक जो है युवाओं के लिए अपने विचार, मूल्य, दृष्टिकोण को साझा करने, G20 नेताओं को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने का क्या है, ये एक अनूठा मंच है। ठीक है, तो बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे इस बैठक में ध्यान रखिएगा, जो भारत की जो भूमिका अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है। इन्होंने ये भी बोला कि जो भारत है इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ अभिव्यक्ति तक है, वो आगे चल करके इसके लिए कार्य भी करेगा, बल्कि उसका उद्देश्य देखा जाए युवाओं की आवाज को सुनना है, वैश्विक एजेंडा तय करने में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये सारी बातें केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है। जहां कहाँ पे दोस्तों, ये जो युवा 20 परामर्श श्रृंखला कार्यक्रम पुणे में हुआ वहां पे। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया कौन से जिले में, डोडा जिले में। ठीक है, डोडा जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां से सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। वही बात करें, नो स्मोकिंग डे मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों, 8 मार्च को मनाया गया। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया किसे, अरुण सुब्रमण्यम को किया गया। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT में नए बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। कब दोस्तों, कहा दोस्तों, IIT मद्रास में। अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और बाकी डेली करंट अफेयर का PDF वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।